दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं सपा के तेजतर्रार प्रवक्ता एडवोकेट विवेक पांडे। मैं जानबूझ के एडवोकेट जोड़ रहा हूं क्योंकि आज कुछ हम अदालत के मुद्दे पर इनकी राय जानना चाहते हैं। विवेक जी, अनुज चौधरी एक चर्चित एडिशनल एसपी हैं। संभल में हिंसा के बाद चर्चा में आए थे और वर्दी में वर्दी में ये जो है गदा लेके निकले थे। रामनवमी की शोभा यात्रा में उस वक्त और चर्चा में आया था क्योंकि वर्दी के समय आप अधिकारियों को वर्दी पहन के किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खैर, मामला ये हुआ कि संभल में जब हिंसा हुई थी तो उस हिंसा में एक नौजवान की जान चली गई थी गोली लगने से। उसके पिता ने संभल के सीजीएम कोर्ट में कहा था कि हमारे बेटे की मौत पुलिस की गोली से हुई है, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सीजीएम साहब ने आदेश कर दिया कि अनुज चौधरी समेत 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर उस लड़के की जान लेने का मुकदमा चलाया जाए। उस पर कुछ संभल के एसपी महोदय का कुछ बयान ऐसा आया है जो कि विवाद का विषय बन गया है। देखिए, बहुत ही बड़ी इशू है। आपको पूरी बात सुन लीजिए जी। उसमें दावा ये किया गया मीडिया सोर्सेस के द्वारा कि शायद उन्होंने कहा कि ये जो आदेश है ये अवैध बताया। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया। इस पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ ट्वीट किया है कि अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं। इसे कोर्ट की अवमानना माना चाहिए जाएगा क्या? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया मैं पढ़ के सुना रहा हूं अक्षरशः। जब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई न कर दे। सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाई कहीं महंगा न पड़ जाए। तो जरा आप वकील भी हैं, बताइए जो निर्णय आया है उस पे क्या एसपी साहब को टिप्पणी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए थी? बहुत ही बर्निंग इशू आप लेकर के आए हैं और ये बात बिल्कुल आश्वस्तता के साथ मैं कहूंगा कि देश और जनता को इसीलिए कहा जाता है कि अपने अधिकार, कानून और अपने मूलभूत संवैधानिक मान्यताओं की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि एसपी साहब ने किस कैपेसिटी पे क्या बयान दिया है, चूंकि अगर चर्चा का विषय आया है तो मुझे लगता है कि ये तो सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में है। आप कार्रवाई करिए ना करिए वो एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन आप सीधे सीधे मीडिया में आकर के कोर्ट को अगर ये कहते हैं कि ये निर्णय गलत है, तो मुझे लगता है ये पहले कप्तान ऐसे होंगे जो कि इतना दुस्साहस कर रहे हैं और न्यायालय को सीधे चुनौती दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रकरण है अब पुलिस की मनमानी वर्सेस न्यायालय का नियंत्रण संविधिक परिधि में। अब यहाँ पे न्यायालय को अगर अपनी गरिमा बचानी है तो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस पे बनता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ देखिए सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ेगा कि हर न्याय के जो होते हैं वो 2 पहलू होते हैं कि ये जो 156(3) या जो अब 173 में एफआईआर दर्ज करने की जो बात आती है, ये पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोर्ट में गया कौन है। अगर पीड़ित जिसका एनकाउंटर हुआ उसके परिजन गए हैं तो उन्होंने ये देखना बहुत जरूरी है कि सीओ जैसे अनुज चौधरी का नाम है, उनके साथ जो पुलिसकर्मी हैं उनको बाय नेम फ्रेम किया है कि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और पूरे थाने का वो किया है। क्योंकि इसमें देखिए लोकस यहाँ पे चेंज इसलिए होगा, अगर बाय नेम्ड है तब तो अपील या रिवीजन में, या तो इसको रिवीजन में सेशन कोर्ट में रिवीजन और या तो हाई कोर्ट में अपील वही करेगा जिसके नाम पे ये एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश राज्य और या सरकार को पार्टी बनाया गया है तो यकीनन स्टेट का प्रोसीडिंग पार्ट इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। लेकिन उससे आगे बढ़ करके एक बात मैं कहूंगा, जहां तक मेरे संज्ञान में है, कि ये पुलिस कर्मियों के ऊपर विशेष एफआईआर करने का बाय नेम्ड आदेश हुआ है। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये पुलिस कर्मियों का है मामला, तो इसमें तत्काल पीड़ित पक्ष को कैविएट फाइल कर देनी चाहिए सेशन कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, ताकि अगर ये लोग रिवीजन या अपील में जाएं, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में रिवीजन में जाते हैं इस आदेश के खिलाफ, तो कम से कम पीड़ित पक्ष को पहले कोर्ट सुनने का मौका दे, पीड़ित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले, और इसकी सूचना उसको तभी मिलेगी जब उसने कैविएट फाइल की होगी। तब ये
कहीं ना कहीं मामला जो है पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से निखर के या उभर के सामने आएगा। लेकिन देखिए बात क्या है, आप इस बात को समझिए, पैटर्न चल पड़ा है, पिक एंड चूज की पॉलिसी चल पड़ी है। अगर आप देखेंगे पूर्व में भी चित्रकूट में फर्जी एनकाउंटर में 2021 में 13 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर हुई। लखनऊ में 8 पुलिसकर्मी, 2 इंस्पेक्टर को हाईकोर्ट ने तलब किया, उनके ऊपर एफआईआर हुई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, झांसी प्रकरण देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें पुलिस कर्मियों पे एफआईआर होती है, लेकिन तब योगी सरकार ने कभी भी, या योगी सरकार के कार्यरत कप्तानों ने, उनके नेतृत्व में जो कार्यरत कप्तान है, उन्होंने कभी भी आकर के इस तरह से कोर्ट के आदेश की अवमानना या अवहेलना करने का प्रयास नहीं किया। तो क्या सीओ अनुज चौधरी कुछ विशेष मायने रखते हैं योगी सरकार के लिए? पहले तो इस बात को आप समझना पड़ेगा। या आप सीओ कह रहे अनुज चौधरी, नहीं, आप तो अलग बात कर रहे हैं कि अनुज चौधरी योगी आदित्यनाथ की सरकार है महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप पहले को उदाहरण बता रहे कि पहले जब पुलिसकर्मियों पर आदेश हुआ तब तो सरकार ने या अधिकारी जायज ने इस बात तरह है, के बयान नहीं दिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये पिक एंड चूज पॉलिसी क्यों? क्या कारण है कि अनुज चौधरी जी को विशेष प्राथमिकता या विशेष प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कप्तान द्वारा? पूर्व के किसी भी कप्तान ने इस तरह के आदेशों के खिलाफ कभी भी न्यायालय पे कभी इस तरह की टिप्पणी तो की नहीं। अगर कोई एक उदाहरण हो तो आप बताइए। लेकिन ये जो स्पेशली स्पेसिफिक संभल में अनुज चौधरी का पैटर्न है, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी कहीं अब इनको मथुरा पोस्टेड करने के चक्कर में ना बैठे हों। भाई वहां भी जन्मभूमि का एक प्रकरण चल रहा है। तो कभी कभी एक होता है ना, पिक एंड चूज का एक प्रोसेस हो जाता है कि एक मल्टीटास्किंग वेपन जिसको आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुज चौधरी को आप कहीं ये मथुरा लेके जाने के प्रायोजित उद्देश्य से प्रेरित हो? भाई मथुरा में भी इन्होंने जन्मभूमि का कई हिंदू संगठनों ने छेड़ रखा है, राग अलाप रखा है। फिर उसके बाद ताजमहल की बात आती है, तेजो महल है। तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने उद्देश्यों के लिए कब किसका इस्तेमाल कैसे करेगी ये तो वो जाने, लेकिन ये प्रायोजित संरक्षण और कृपा पात्र होने का जो एक प्रमाण है वो तो साक्षात दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अनुज चौधरी अगर अपने पर्सनल कैपेसिटी पे परफॉर्मेंस बेस्ड अगर एटीट्यूड या अपनी परफॉर्मेंस डिलीवरी के बेस पे मानकों के अनुसार होते तो इस तरह का अनर्गल और इस तरह के अनिर्णित मुझे लगता है टिप्पणी न्यायपालिका पे करने के पहले कोई आईपीएस 10 बार नहीं 100 बार सोचेगा। अगर हाईकोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान ले लिया ना, तो सबसे पहले वो आईपीएस महोदय हाईकोर्ट में हाथ बांधे खड़े दिखाई देंगे, जो कि अपने एसी केबिन में बैठ के पत्रकारों के सामने वास्तव में सिंघम बनने का प्रयास कर रहे थे। ये वास्तव में सीधे सीधे न्यायपालिका को चुनौती है। और यहाँ न्यायपालिका को अब निर्णित करना है कि न्यायपालिका को अपने अस्तित्व की गरिमा से समझौता करना है या इस तरह की बयानबाजियों को पोषित करना है मौन सहमति दे करके। क्योंकि अगर ये प्रचलन ट्रेंड में आ गया तो यकीन मानिए फिर न्याय के प्रारूप, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत सभी की धज्जियां उड़ेगी। और ललिता कुमारी बनाम यूपी स्टेट का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित है, जिसमें ये कहा गया है कि एफआईआर कॉग्निजेंस संज्ञेय अपराध की सूचना पे एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, ये सीधे सीधे इसकी अवहेलना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान ले सकता है, लेकिन संज्ञान लेने की नियति होनी चाहिए। अगर आज एक आईपीएस उत्तर प्रदेश का या एक जिले का कप्तान ये कहता है कि कोर्ट का आदेश गलत है, कल को हर जिले का 75 जिले का कप्तान 75 आदेश इसका कोई वीडियो साक्ष्य नहीं दिख रहा है, मीडिया किस बेसिस पे चला रही है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर ना हो तो ज्यादा बेहतर है, चूंकि कोई जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी इस तरह के तर्कहीन बयान नहीं देगा, जहां तक मेरा भी मानना है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात आई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ट्वीट है वो तो यही है कि आप पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई बात सामने आई है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात सामने आई है तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन तक भी खबरें जाती होंगी। ऐसे कम से कम अगर कोई बयान दे रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से इसका संज्ञान लेते हुए उनको कोर्ट बुलाने की आवश्यकता है। चूंकि इसमें बीएनएस की धारा 173 ए के तहत कॉग्निजेंस लिया जा सकता है लोक सेवकों पर बाकायदा अवमानना की, अपने कर्तव्यों के उपेक्षा और कर्तव्यों की अवहेलना को देखते हुए इस पे डेफिनेटली किया जा सकता है। 199 बीएनएसएस में भी इसमें चाहे तो आगे की प्रोसीडिंग कार्रवाई की जा सकती है कि न्यायालय जब कोई आदेश दे देती है आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का और लोक सेवक अगर अपने कर्तव्य से विमुख होकर के उसकी अवहेलना करता है तो बीएनएसएस की धारा 199 में इसका स्पष्ट प्रावधान है कि इस पर चाहे तो कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीड की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये
सारा दायित्व तो उसका है जिसने इस प्रोसीडिंग को प्रोसीड किया है, जिसने कंप्लेन केस फाइल किया है, जिसने बाकायदा इस ऑर्डर को जजमेंट को पास करवाया है, जिन्होंने एनकाउंटर जिनका हुआ है उनके मुझे लगता है आगे यकीनन परिजन ही होंगे मुझे लगता है, तो उनको अब 199 की प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी चाहिए और साथ ही कैविएट सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में जरूर फाइल करना चाहिए ताकि उनको भी ना सुने कहीं धीरे से जा करके ये कोई ऑर्डर पास करा लें या इसको क्वैश करा ले, इस आदेश को खारिज करा दे। मतलब मुझे लगता है कि एक विधिक प्रक्रिया का नैसर्गिक सिद्धांत जो होता है उसका अनुपालन करने के लिए इन प्रोसीडिंग्स का होना बहुत जरूरी है इसमें। देखिए विवेक जी, एक ट्वीट और भी किया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उन्होंने कहा है कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फार्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, भाजपा का फार्मूला नंबर 2 भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। देखिए बड़ी जिम्मेदारी से मैं बताऊं, पूर्व में कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जिसमें कि 2019 में 17 एनकाउंटर की सुनवाई के आदेश दिए थे मानवाधिकार आयोग ने और 19 तक यूपी में 39 शिकायतें थी जिसमें केवल 22 का निपटारा हुआ, 17 फिर भी लंबित चल रही थी पूर्व की लेते हुए। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पीयूसीएल पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एक संस्था है जो कि 11 से अधिक पीआईएल केवल ऐसे एनकाउंटर्स को लेकर के कोर्ट में दायर कर चुकी है अब तक। मेरा कहना है कि आप एनकाउंटर किसी के मौखिक आदेश पे कर देते हैं या एनकाउंटर किसी का कर देते हैं, उसके बाद जब विभागीय जांच होती है तो आपके आका सामने नहीं खड़े होते। मैं ये पुलिस कर्मियों से भी निवेदन करता हूं, जब तक आदेश लिखित ना हो, जब तक आदेश आपके आप पास तो गजब बात कर रहे हैं पांडे जी। इनकाउंटर तो तब होता है ना जब दोनों पक्ष, पुलिस अपराधी को सरेंडर करने को करती है, अपराधी सरेंडर नहीं करता, उधर से फायरिंग शुरू कर देता है, तब जान बचाने के लिए पुलिस फायरिंग शुरू करती है। आप कह रहे हैं कि भाई सर, इस उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है पुलिसिंग का सबसे पहला उदाहरण था जहां ठाए ठाए की आवाज से भी एनकाउंटर किया गया था। ठाए ठाए करते हुए भी एनकाउंटर हो रहे थे, बस वो गोलियां बंदूकों से नहीं मुंह से चल रही थी। तो ऐसे दृश्य जब आते हैं सामने तो आप किसी भी नहीं, एनकाउंटर को आप और कैसे आपके जायज पार्टी के आप और आपके पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नेताओं के, भाजपा के नेताओं के इशारों पर सब कुछ हो रहा है, और आप कह रहे देखिए हैं जब वो फंस जा रहे हैं तो भाजपा वाले किनारे आ जा रहे हैं। पैटर्न देखते हैं, चलिए पैटर्न पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी एनकाउंटर की घटनाएं या बड़ी हत्याओं की घटनाएं देख लेते हैं। संजीव जीवा कोर्ट में मारा गया, पैटर्न क्या था? वकील के ड्रेस में एक आम अदना सा लड़का आता है, मुझे लगता है कि वो 17, 18, 19, 20 साल तक का रहा होगा, आया सीधे उसको पॉइंट ब्लैंक शूट किया और कोर्ट में उसको पकड़ लिया गया। आज उस लड़के के बारे में प्रोसीडिंग, उस लड़के की किसी प्रोसीडिंग का किसी को पता है कि उस लड़के पे क्या ट्रायल किया गया, उस लड़के का क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया, किसने भेजा, वो रिवॉल्वर कहां से उसके पास इतनी हाईटेक आई? कोई कोई जांच की बात नहीं आती ना। राजनीतिक हत्याएं ऐसी होती है मुझे लगता है। आप अतीक अहमद की बात कर लीजिए, अतीक को मारने वाले वाहवाही लेते हैं, लेकिन क्या वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वो सही था? अगर एनकाउंटर के अगेंस्ट में प्रावधान बने हैं और फर्जी हत्याओं के अगेंस्ट में प्रावधान बने हैं तो एक फर्जी हत्या को आप जायज कैसे ठहरा सकते हैं? तरीका तो ये था कि कोर्ट में आप उसको प्रस्तुत करते, कोर्ट के माध्यम से उसको एक ऐसी कड़ी सजा दिलवाई जाती जो एक नजीर बनती बाकी अपराधियों के लिए। लेकिन जिस तरह से पत्रकार के वेशभूषा में लोग आते हैं, स्वचालित हथियारों से मारते हैं और मारने के बाद खड़े हो जाते हैं। बताइए आज उन अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन या उनका जब इंटोग्रेशन किया है तो उन्होंने क्या उगला, क्या बताया? कभी इस पे चर्चा हुई? कभी कोई 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 चर्चा नहीं करता। विवेक जी आपने सही बताया, अतीक अशरफ वाले मामले में तो इतने सारे पुलिसकर्मी थे, किसी ने क्रॉस फायर भी नहीं किया। क्रॉस फायर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखिए ऐसे एनकाउंटर संदेह तभी होता है जब ऐसे एनकाउंटर देखने के बाद लगता है कि तो प्रायोजित था। इतने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा की जांच के बीच में, और एलआईयू को भी क्या कोई इनपुट नहीं था क्या? एलआईयू को भी कोई इनपुट नहीं था क्या कि इस तरह की घटना घट सकती है? रात में ही उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। भाजपा के लोगों का एक रोदन प्रलाप होता है कि अरे एनकाउंटर उसको मार दिया गया, तो माफ कीजिएगा, आपने एक हत्यारे को समाप्त करने के लिए कई हत्यारे खड़े कर दिए। एक अतीफ की आड़ में कई हत्यारे खड़ी कर दिए, बस उनकी जातियां अलग होंगी, लेकिन वो भी उसी तरह से निश्चिंत हो सकता आने वाले भविष्य के माफिया होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य को अंजाम दिया है जिसपे कि मुझे लगता है उनको प्रायोजित संरक्षण भी प्राप्त था। वरना बताइए, बड़े बड़े केसों की बातें होती हैं चर्चा में, नोएडा के संस्थान बड़े बड़े उस पर कवर करते हैं स्टोरी। अतीक के हत्यारे कहाँ हैं? उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनका ट्रायल चल रहा है, क्या चार्जेस फ्रेम किए? कभी कोई इस पे डिस्कशन नहीं होता। आप देखिए संजीव जीवा की हत्या, मुन्ना बजरंगी, आज तक वो हत्या संदेहास्पद है। आज तक वो हत्या संदेहास्पद है। किसने मारा, क्यों मारा, किसको क्रेडिट दिया गया, कोई 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 उस पर वो स्पष्टीकरण नहीं है। और ये तीनों कौन थे?
ये तीनों कहीं ना कहीं भाजपाई सिंडिकेट के अगेंस्ट उनके घुर विरोधी माने जाते थे। तो प्रायोजित हत्याएं मुझे लगता है, आप विकास दुबे की गाड़ी देखिए कैसे पलटी नोएडा, आप सॉरी विकास दुबे की गाड़ी में टोल प्लाजा तक तो बराबर मीडिया ने कवर किया, उसके आगे मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया, फिर गाड़ी पलट जाती है। कौन कहेगा कि ये प्रायोजित नहीं था? और मुद्दा प्रायोजित ना प्रायोजित का नहीं है, मुद्दा ये है कि आप एक संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए या अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित जिनके साथ आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उनको अगर निपटाने के लिए इस तरह से आप ट्रेंड पुलिस कर्मियों को हत्यारा बनाएंगे, तो ये आदत कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे संस्थाओं के लिए भी नुकसानदेह है, समाज के लिए भी नुकसानदेह है। नहीं नहीं, देखिए कई सवाल है। देखिए एक तो अनु चौधरी वाला मामला तो है ही है। कानपुर में एक अमित मौर्य नाम के दरोगा के ऊपर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग बेटी की आबरू लूटी। मुकदमा, पहली बात तो मुकदमा दर्ज होता है, उस पे पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जाता है, न्यायालय आदेश करता है तब पॉक्सो एक्ट लगता है। मतलब कमाल है भाई, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस में जो एसएचओ बैठे हुए हैं या जो इंस्पेक्टर बैठे हैं उनको पता नहीं है कि अगर नाबालिग बेटी है तो आबरू लूटी गई तो इसमें पॉक्सो एक्ट लगेगा? न्यायालय की डांट के बाद आप पॉक्सो एक्ट लगाते हैं। देखिए वास्तविकता यह है कि कई जुडिशियल ऑफिसर्स में और कई पुलिस कर्मियों के अंदर उनका आत्मबल समाप्त हो चुका है। वो चाटुकारिता करते करते अपने स्वाभिमान को खो चुके हैं, उनका नैतिक चरित्र का पतन हो चुका है। उनके अंदर सही और झूठ में विभेद करने की जो एक क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है उन्होंने, केवल और केवल कृपा पात्र बनने के चक्कर में। और अमित मौर्य का प्रकरण यदि सही है, मैं यदि इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अभी विवेचना चल रही है, उसमें अभी भी काफी कुछ सामने धीरे धीरे आना बाकी है, लेकिन अगर इस पूरे प्रकरण में ये सारी बातें स्पष्ट हैं, तो मैं तो ये पूछूंगा कि क्या जो एसएचओ साहब थे जिन्होंने एफआईआर करने में देरी करी, या जो पुलिस विभाग उनका समर्थन कर रहा था, क्या उस दरोगा को अपना दामाद या रिश्तेदार बनाने के प्रयास में था क्या? ऐसी कौन सी मजबूरी दबी थी? भाई आप ठीक है, हमारे यहाँ अधिवक्ताओं में भी एकता होती है। देखिए एक अधिवक्ता को किस तरह से टोल प्लाजा पे पीटा गया, तब कानून व्यवस्था इनकी ध्वस्त हो जाती है। तब ये पुलिसकर्मी बैठ के अपने चेंबर में उपहास उड़ाते हैं कि नहीं ऐसा, ये बिल्कुल सही है, अधिवक्ता बेअंदाज होते हैं, अधिवक्ताओं के साथ होना जायज है। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संवेदनाएं मर चुकी हैं। सही गलत का जो आकलन होता है वो करने में पुलिसकर्मी नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर एक प्रचलन चल पड़ा है कि कृपा पात्र बनना है तो जो सरकार कहे गलत या सही वही कर दो। कोर्टों में स्थिति यह है कि जो एंटीसिपेटरी बेल 15 से 20 दिन 25 दिन मैक्सिमम 15 से 20 दिन में मैक्सिमम डिसाइड होनी चाहिए, वो 6-6 7-7 महीने लंबित पड़ी हुई है। एक बेंच सुनती है ट्रांसफर करती है, दूसरी बेंच सुनती है ट्रांसफर कर, अरे मतलब मजाक बना के रख दिया ट्रायल प्रोसीडिंग का और आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का। और मुझे दुख इस बात का होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस और उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो जब रिव्यू करता है तो ऐसी विषयों को क्यों नहीं संज्ञान में लेता है, ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। और मुझे लगता है कि कोर्टों का रिव्यू साप्ताहिक रूप से होना चाहिए। साप्ताहिक रूप से कितनी बेल आई, कितनी एंटीसिपेटरी बेल आई, कितनी पॉक्सो के एक्ट आए, इनका साप्ताहिक रिव्यू होना बहुत जरूरी है। और रिव्यू जब होगा तभी न्यायपालिका की जिम्मेदारियां भी तय होंगी। न्यायपालिका जिस तरह से स्वच्छंदता के आधार पर चल रही है, वहां पे मनमानापन घर कर गया है, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। और ये कारण है कि जिसको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय के चौखट पे सिर्फ अपनी ठोकरें खा रहा है। और रसूखदार के लिए कोर्टें रात में भी खुलती हैं, और वो रातों में भी खुलने के बाद रसूखदारों को रिलीफ प्रस्तुत कर दे रही है, रिलीफ प्रोवाइड कर दे रही है। और जिसको वास्तव में न्याय की आवश्यकता है वो बेचारा, न्याय से उसका भरोसा उठ जाता है, कभी कभी तो उसकी अर्थी उठ जाती है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा देखिए एक जो गैप है, वो गैप ये है कि जुडिशरी का जो वीकली अगर उसका रिव्यू होने लगे, सिटिंग जजेस हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी एक जेन्युइन कमेटी फॉर्म होनी चाहिए जिसकी की जिम्मेदारी हो कि साप्ताहिक रूप से बैठक करके वो हर फाइल का रिव्यू करे और देखे, इस बात को सुनिश्चित करे कि जो जुडिशियल ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, जो फाइलें लंबित हैं, प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग क्या वो सही मानक समय के अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये करने से देखिए रोजगार भी बढ़ेगा, सेवानिवृत्त चूंकि बड़े अधिवक्ता, बड़े जजेस हैं हमारे, उनको भी रोजगार मिलेगा। और उसके आगे बढ़कर के अगर मैं कहूं तो इस पूरे प्रकरण में स्पेसिफिक मैं बार बार ये बात कहूंगा कि संभल के प्रकरण में अगर सरकार और कप्तान ये रवैया अपना रहे हैं, तो जितने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान या दरोगा फर्जी एनकाउंटर के मामले झेल रहे हैं उनको भी निर्देशित करिए, उनके लिए भी पैरवी करिए, उनके लिए भी अपील करिए, उनके लिए भी आपको रिलीफ लाने की कोशिश करनी चाहिए, सरकार आपकी है।
ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आपके हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सरकार का उद्देश्य देखिए, असल में उद्देश्यहीन हो गई है, जुडिशरी भटक चुकी है। जो सरकार की तरफ से पैरवी करने आते हैं उनका एक मानक तय हो चुका है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर हुई है तो हमको सीधे बेल का विरोध करना है। ये बात अलग है कि आलोक पाठक जी पे कल एक एफआईआर होती है, आलोक पाठक जी उस मुकदमे में संलिप्त नहीं पाए जाते, उस अपराध में संलिप्त नहीं पाए जाते, लेकिन हमको तो बेल का अपोज करना है। और यही कारण है कि न्यायपालिका में लंबित मुकदमों की संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। कई ऐसे प्रकरण होते हैं संज्ञेय अपराधों में जिसमें कि सीजीएम आपको बेल ग्रांट नहीं कर सकता, लेकिन एक फर्जी समय खराब करने का प्रोसीडिंग है कि पहले जाइए वहां से रिजेक्ट कराइए, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज के अप्लाई करिए बेल। मेरा मानना है कि जिसको अथॉरिटी ही नहीं है बेल देने की, आप उसके पास भेज करके समय खराब ही क्यों कर रहे हैं? वो बेल सीधे आपके डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में फाइल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यायिक सैद्धांतिक और न्यायिक प्रोसीडिंग्स की प्रक्रिया है, इसमें रिफॉर्मेशन की बहुत आवश्यकता है, जुडिशियल रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। और मैं तो कहूंगा आपके मन से, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अनुज चौधरी विशेष क्यों? उत्तर प्रदेश पुलिस के अगर अनुज चौधरी और उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों के लिए एफआईआर दर्ज करने से कप्तान मना कर रहा है सरकार के निर्देश पे, अगर सरकार इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जितने पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर के मामले जेल रहे हैं, उनकी पैरवी सरकार क्यों नहीं करती? उनके जिन जिलों में वो पोस्टेड थे जब वो फर्जी एनकाउंटर हुए, उन जिलों के कप्तानों ने क्यों नहीं ये स्टैंड लिया? तो ये तो कहीं ना कहीं बात आएगी, क्या अनुज चौधरी को अब ये मथुरा पोस्टेड करने के चक्कर में है? वहां ले जाएंगे कि संभल जैसी बात अब आगे मथुरा में भी एक विषय आए तो वहां पे भी इसी तरीके की दृश्य दिखलाई दे मीडिया को। तो ये मुझे लगता है पिक एंड चूज की पॉलिसी सरकार चला रही है। पिक एंड चूज से आपकी व्यवस्था नहीं चलती है, व्यवस्थाएं ढह जाती हैं। चलिए विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, फिर आपको किसी और चर्चा में जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब